हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो ये जो हमारी इम्पोर्टेंट टॉपिक की सीरीज़ चल रही है हिस्ट्री की, इसके हम ऑलमोस्ट एंड तक ही पहुंच गए हैं। ये आज एक आपकी क्लास होगी जिसमें हम ये 3 बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे, रिवाइज करेंगे। उसके बाद आपकी एक और क्लास होगी जिसमें मैं आफ्टर इंडिपेंडेंस तक का सब कुछ कवर करा दूंगी। तो आपकी जो हिस्ट्री है वो कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद हम अपनी ज्योग्राफी के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स और पॉलिटी के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स भी कंप्लीट करेंगे। वो उसमें इतने ज़्यादा टॉपिक्स नहीं है, तो 2 या 3 क्लासेस में ही वो आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो आज जो हम ये करने वाले हैं ये है रूरल लाइफ एंड सोसाइटी, कॉलोनिज्म एंड ट्राइबल सोसाइटीज़ एंड द रिवॉल्ट ऑफ 1857 एंड 58। ये वाला पोर्शन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, तभी ये आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा। अब जैसा कि आपको पता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने धीरे धीरे पूरे ही समाज पर और सब जगह पूरे भारत पर ही अपना कब्जा करना स्टार्ट कर दिया था। ये आज हमारा पोर्शन यहाँ तक कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। ये कंप्लीट है हमारा। सिर्फ ये 4 टॉपिक्स बचते हैं, वुमेन इन रिफॉर्म, चैलेंजिंग इन कास्ट सिस्टम, द नेशनलिस्ट मूवमेंट एंड इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस, ठीक है। ये 4 टॉपिक्स हैं, ये भी आपके नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट हो जाएंगे। अब आगे जैसे कि हम बात करते हैं कि कंपनी ने पूरे ही भारत पर अपना कब्जा करना शुरू कर दिया था, तो उस सबके बीच में जो रूरल लाइफ थी, जो सोसाइटी थी, उसका क्या हो रहा था। इसमें क्या किया इन्होंने, अगर हम बात करते हैं 1765 की, तो उसमें जो मुग़ल बादशाह थे उस टाइम उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल का दीवान तैनात कर दिया। सबको लगा था कि ये सिर्फ एक 4 दीवारी में ही ये डिसीज़न लिया गया होगा, लेकिन ऐसा नहीं था। इसके अच्छा सा पूरा, अगर आप बुक में इमेज देखते हैं तो उसमें आपको पता चलेगा कि अच्छे से पूरा जश्न हुआ है, उसके बाद ही ये चीज़ हुई है। अब धीरे धीरे कंपनी को ये चीज़ें समझ में आ गई कि उनको अब अगर आगे बढ़ना होगा तो बहुत ही सावधानी से बढ़ना होगा। मतलब उन लोगों को भी शांत करना होगा जो पहले से शासन में थे, शासक कर चुके थे, जिनकी एक अपना होते हैं ना कि एक रुतबा होता है, जिनकी बात अभी भी मानी जाती है, जिनकी ताकत अभी भी है, उन लोगों को भी हमें शांत करना होगा, अपने फेवर में लाना होगा। तो इस चीज़ के लिए उन्होंने अलग से अलग तरीके के प्लान्स बनाए। जैसे उन्होंने इसमें क्या करा कि ज़्यादा से ज़्यादा कर हासिल होना चाहिए, ठीक है। उन्होंने टैक्स जो था, जो वो कर लगा रहे थे, वो उन्होंने बहुत ज़्यादा बढ़ा लिया। वो कम कीमत पर बढ़िया सूती और रेशमी कपड़ा खरीदने लगे। जो रेशमी कपड़ा था वो और सूती कपड़ा वो बहुत ही कम कीमत पर खरीदने लगे। अब जैसे आपने कोई चीज़ 5 रुपये में खरीदी और आप उसका 5 गुना कर दें तो सोचो वो कितनी ज़्यादा हो गई। अब कोई चीज़ आपने 1 रुपये में खरीदी और आप उसे 5 रुपये में बेच रहे हैं, तो इस तरीके से उन्होंने डबल कर लिया। तो जो बंगाल की जो आर्थिक स्थिति थी वो एक तरीके से वो बिगड़ती चली गई, और वो और भी ज़्यादा तब स्थिति खराब हो गई जब बंगाल में अकाल पड़ गया और 1 करोड़ लोग मारे गए। यह अकाल कब पड़ा था बंगाल में? 1770 की बात है, जब बंगाल में अकाल पड़ा था और 1 करोड़ लोगों की मौत हो गई थी, ठीक है। अब यहाँ के जो लोग थे, जो अंग्रेज थे, इन्होंने सोचा कि जो भारत की ज़मीन है, जो खेती है, उसमें सुधार की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो इन्होंने क्या करा, बहुत सारे अपने अफसरों को लगा दिया जिन्होंने ज़मीन में निवेश करना और खेती में सुधार लाना ज़रूरी है, इस चीज़ के ऊपर वर्क करना शुरू कर दिया। इन्होंने क्या करा, ज़मीन में अपना निवेश करा, ठीक है, और अपना खेती में क्या क्या सुधार होनी चाहिए, इस चीज़ के लिए भी इन्होंने ऑब्जर्वेशन करनी शुरू कर दी। इस बात पर बहुत लंबे समय तक बात चलती रही, एकदम से कोई भी डिसीजन नहीं लिया गया। लेकिन कंपनी ने क्या करा, 1795 में एक स्थायी बंदोबस्त लागू किया। स्थायी बंदोबस्त लागू किया। अब ये स्थायी बंदोबस्त क्या हुआ था, इनका ये था कि हमारी शर्तों के हिसाब से जो जितने भी ताल्लुकदार हो गए या ज़मींदार हो गए उनको मान्यता दी जाएगी। मतलब हमारे हिसाब से हमारी शर्तें, इन्होंने क्या करा, लगान की जो राशि थी वो तय कर दी कि इतनी चीज़ पे इतना ही लगान दिया जाएगा, ठीक है। अब इसका मतलब ये भी हुआ कि भविष्य में कभी भी उसमें कोई भी लगान में एक तरीके से बढ़ोतरी नहीं की जाएगी, इजाफा किसी भी तरीके का नहीं किया जाएगा। तो इससे उनको क्या लगा कि कंटिन्यूस वे में हमें जो राजस्व था, जो कर था, वो मिलता रहेगा। लेकिन समस्या एक और आ गई। अब समस्या क्या रही इस चीज़ में, इस बात में समस्या ये हो गई कि अब जैसे जैसे बढ़ गई चीज़ें,
एक रेट बढ़ा या ज़मींदारों की ज़मीन में सुधार आया। उन्होंने ये देखा कि जो ज़मींदार हैं वो फिर भी खर्चा नहीं कर रहे अपनी ज़मीन में सुधार के लिए। जो कंपनी ने राजस्व तय किया था वो इतना ज़्यादा था कि जो जितने भी ज़मींदार थे वो तो उसको चुका ही नहीं पा रहे थे, इतने ज़्यादा वो परेशान हो गए थे। मतलब किसानों के लिए एक तरीके से ये बहुत ही ज़्यादा दमनकारी स्थिति हो गई थी। दमनकारी मतलब दूसरे को दबाने वाली जो स्थिति थी, और उसके ऊपर उन्हें अपनी जो ज़मीन थी उसकी भी कोई सुरक्षा नहीं थी कि कब वो हमारे हाथ में है, कब ये उस चीज़ को छीन लेंगे। तो उसमें क्या हुआ, एक बंगाल प्रेसिडेंसी के उत्तर पश्चिम प्रांतों के लिए, उत्तर पश्चिम प्रांतों के लिए हॉल्ट मैकेंजी ने एक नई व्यवस्था तैयार करी। इनका कहना ये था कि जो समाज है, भारत का जो समाज है, उसके जो गांव हैं वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो हमें उसको बचाए रखना चाहिए। अब को उसको बचाए रखने के लिए उसने क्या किया कि अलग अलग जाकर अलग अलग गाँव का दौरा किया, उन गाँव के दौरा किया, ज़मीन की जांच करी, खेती को मापा और विभिन्न तरीके के जितने भी रीति रिवाज थे उनको जाना। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने राजस्व को तय नहीं किया, बल्कि समय समय पर जैसे जैसे टाइम होता होगा उसमें चेंजेस भी होते रहेंगे। इन्होंने ये एक तरीके से उस टाइम पर लागू किया। अब ये काम जो था, इन्होंने क्या करा, ये काम गाँव के मुखिया को सौंप दिया। मतलब कर वसूलने का काम इन्होंने गांव के मुखिया को सौंप दिया। और इस पूरी प्रोसेस को, ये जो इन्होंने किया, इसका नाम क्या रखा, इसका नाम इन्होंने दिया महालवारी बंदोबस्त। इसका नाम इन्होंने दिया महालवारी बंदोबस्त। ठीक है। अब इसके बाद एक और व्यवस्था थी जो आई थी, जिसका नाम था मुनरो व्यवस्था। इसका नाम क्या था, इसका नाम था आपका मुनरो व्यवस्था। अब ये मुनरो व्यवस्था क्या थी, इनका मानना था कि सीधे किसानों से ही बंदोबस्त करना चाहिए, जो पीढ़ी से अपने ज़मीन की खेती कर रहे हैं, उनकी एक तरीके से जो उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है, तो उनको ही उसका हक मिलना चाहिए। इन्होंने क्या करा, जो मुनरो थे, मुनरो एक उसका अफसर का नाम था, मुनरो ने का मानना था कि जो अंग्रेज है उनको पिता की भांति किसानों की रक्षा करनी चाहिए। मतलब अंग्रेजों को अपने आप को उन्होंने किसकी उपाधि दे दी, पिता की, किसानों के पिता की, किसानों के पिता की भांति। अब अगर आपसे ये पूछा जाता है कि किस व्यवस्था में ये कहा गया था कि जो अंग्रेज हैं वो किसानों को उनके पिता की भांति उनकी रक्षा करेंगे, तो ये किस में उन्होंने कहा था, ये मुनरो ने कहा था, अपनी मुनरो व्यवस्था जब उन्होंने लागू करी थी। अब एक टाइम के बाद अंग्रेज़ों ने किसानों को मजबूर करना शुरू कर दिया। अपनी पसंद की इन्होंने कहा कि भाई जो हम चाहेंगे, अपनी पसंद की इन्होंने फसल उगाने के लिए किसानों को मजबूर कर दिया। ठीक है। इसमें इन्होंने क्या करा, अब यहाँ पर ये जो कुछ पॉइंट्स हैं ये इंपॉर्टेंट आपके आ जाते हैं। जैसे कि इन्होंने फोर्स करा कि आप बंगाल में पटसन की खेती करें। ठीक है, बंगाल में हो गई आपकी पटसन की खेती, असम में हो गई आपकी चाय, असम में आपकी हो गई चाय, और संयुक्त प्रांत जो अभी यूपी में है, संयुक्त प्रांत यूपी में आपका हो गया गन्ना। एक और यहाँ पर पॉइंट आ जाता है पंजाब, पंजाब में आपका आ जाता है गेहूं। महाराष्ट्र और पंजाब, महाराष्ट्र और पंजाब में कपास, और अगर इसमें लास्ट है, वो लास्ट है मद्रास में चावल, मद्रास में चावल। तो ये इन्होंने इस तरीके की खेती करने के लिए किसानों को बहुत ही ज़्यादा फोर्स किया। अब एक चीज़ थी जो यहाँ पर शुरू हुई थी, वो थी नील की खेती। जैसे ये आपको यहाँ पर क्लियर हो गया। इसके बाद एक और पॉइंट जो आ जाता है, उसमें आता है आपका नील की खेती।
ये नील की खेती क्या थी? अब जैसे जैसे आप कहते हैं ना, जैसे आपने आजकल देखा होगा कि कपड़ों की डाई कराते हैं अलग अलग कलर्स में, उस टाइम पे सिर्फ ये एक नील का पौधा ही था जिससे नीले रंग का रंग निकलता था, नीला रंग जिससे निकलता था, और जितने भी कपड़ों में डाई होती थी वो इस कलर से होती थी। अब ये खेती इतनी ज़्यादा पॉपुलर हो गई थी, मतलब इसका जो व्यापार था वो, मतलब 19वीं सदी की अगर हम बात करते हैं, 19वीं सदी में भारत, 19वीं सदी में अगर हम भारत की बात करते हैं तो दुनिया में नील का सबसे बड़ा स्रोत था। ये भारत दुनिया में नील का सबसे बड़ा स्रोत था 19वीं सदी में, सबसे बड़ा स्रोत था। ठीक है, यहाँ पर ये चीज़ क्लियर हो गई। अब ये नील की जो खेती थी इसकी डिमांड क्यों थी इतनी ज़्यादा? क्योंकि ये जो पौधा था ये उष्णकटिबंधीय इलाकों में ही उगता था। अब 13वीं सदी तक इटली हो गया, फ्रांस हो गया, इटली हो गया, फ्रांस हो गया, ब्रिटेन हो गया, इन्होंने क्या करा, इनका जो कपड़ा उत्पादक की जो रंगाई हो रही थी उसमें इन्होंने भारतीय नील का इस्तेमाल कर रहे थे ये उस टाइम पे। अब जैसे जैसे 18वीं सदी का एंड आया, 18वीं सदी के एंड तक आते आते जो नील की जो डिमांड थी ये बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई। अब जब ये डिमांड बढ़ गई तो भारत में इस खेती को कितना ज़्यादा बढ़ाया जाए उसके रास्ते ढूंढने लगे अंग्रेज। इन्होंने क्या करा, बंगाल में जो नील की खेती थी वो तेज़ी से फैलने लगी, हर कोई नील की खेती ही कर रहा है, हर कोई नील की खेती का व्यापार कर रहा है। मतलब जो अंग्रेजी अफसर थे उन्होंने इस उत्पादकों में इतना पैसा लगा दिया कि उन्होंने अपनी जो नौकरी थी वो तक छोड़ के वो अपने इस कारोबार पर ध्यान देने लगे। ठीक है, लेकिन 19वीं सदी के आखिर तक, 19वीं सदी के एंड तक क्या हुआ कि कृत्रिम रंगों का जो प्रयोग था वो स्टार्ट हो गया था, कृत्रिम रंगों का प्रयोग स्टार्ट हो गया था, निर्माण होने लगा था। जब महात्मा गांधी अफ्रीका से लौटे थे तो बिहार के एक किसान ने उनको नील के किसानों की दुर्दशा दिखाई थी, और 1900 अगर हम 17 की बात करें, 1917 में नील के बागानों के खिलाफ ही चंपारण आंदोलन हुआ था। कौन सा आंदोलन हुआ था? वो चंपारण आंदोलन। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि चंपारण आंदोलन कब हुआ था और किस लिए हुआ था। तो 1917 में ये हुआ था और नील की खेती के संबंधित यह आंदोलन था, चंपारण आंदोलन। अब इसमें नील की खेती में एक और चीज़ थी कि ये खेती ऐसी थी कि ये ना सारी जो ज़मीन जितनी उपजाऊ होती थी उसकी जो एक क्वालिटी थी उसको ख़त्म कर देती थी ये नील की खेती। इसलिए भी लोगों ने क्या किया, बहुत ज़्यादा, कि हम अपनी ज़मीन पर ये नहीं करेंगे अब खेती। काफ़ी आंदोलन हुए, लोगों ने उसका विरोध भी किया, तो ये सारी चीज़ें रही और उसी का एक ये परिणाम था चंपारण आंदोलन, जो कि 1917 में महात्मा गांधी ने उसमें किया गया था। अब ये हमारा ये पॉइंट खत्म हो जाता है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है ट्राइबल सोसाइटीज़, ये वाला पॉइंट हम शुरू कर रहे हैं। अब इसमें क्या होता है, जनजातीय समूह, जनजातीय समूह, जनजातीय समूह की अगर बात करी जाती है तो 19वीं सदी तक देश के बहुत सारे भागों में जो आदिवासी थे वो बहुत सारी गतिविधियां कर रहे थे। आदिवासी बहुत जगह जगह जंगलों में जाते थे, उनकी अलग ही कुछ रहती थी। कुछ इसमें से क्या थे, कुछ जो थे वो झूम खेती करते थे। झूम खेती को हम घुमंतू खेती भी कहते हैं, घुमंतू खेती। अब इस खेती में क्या होता था कि ये जो किसान होते थे ये एक जगह रुककर खेती नहीं करते थे, ये जगह जगह घूमते रहते थे। अपनी खेती, इनकी यहाँ जहाँ पर ये खेती करते थे वहाँ तक धूप पहुँच सके इसके लिए ये क्या करते थे, पेड़ों का ऊपरी वाला पोर्शन काट देते थे जिससे कि धूप सीधी इनकी ज़मीन पर आ जाए। अब ये कहा, जहाँ जिस ज़मीन पर थोड़ी बहुत घास वगैरह होती थी उसको ये जला देते हैं और उसकी राख को ये एज अ उर्वरक उसमें यूज़ करते थे, क्योंकि इनको लगता था कि ये बहुत ही ज़्यादा उपजाऊ है। अब ये कहाँ पर रहते थे, ये मुख्य रूप से रहते थे पूर्वोत्तर और मध्य भारत की, पर्वतीय व जंगली पट्टियों में रहते थे। मध्य भारत की पर्वतीय एवं जंगली पट्टियाँ।
यहाँ पर ये लोग रहते थे। ठीक है, अब ये क्या हुआ, ये इस एक था आदिवासी समूह जो खोंड समुदाय था, वो पशुओं का शिकार भी करते थे और वो क्या करते थे, शिकार करने के बाद उसको आपस में बांट लेते थे। जो भी शिकार होता था, जंगल में रहते थे तो फल खाते थे, जड़ों का प्रयोग करते थे, बहुत सारी जंगली जड़ी बूटियां जितनी भी होती है उनका प्रयोग बीमारी को दूर करने के लिए किया जाता था। कुछ जानवर भी पालते थे। कुछ लोग ऐसे थे जो एक जगह ही रहकर खेती करते थे। अब इन अंग्रेज़ों को क्या लगता था कि जो एक जगह रुककर खेती करते हैं वो लोग ज़्यादा सभ्य हैं, ना कि वो लोग जो कि जगह जगह घूमकर खेती करते हैं। तो इनका ये एक तरीके से ये रहा, ये चाहते थे कि जो ये घुमंतू किसान हैं कि एक जगह रुककर खेती करें, एक जगह रहें, जिससे कि ये सभ्य बनेंगे। अब इन्होंने क्या करा, इन्होंने इनकी ज़मीन को मापा और उसके हिस्से कर दिए और उन पर टैक्स लगा दिया। अब जैसे इनकी ज़मीन थी उसको इन्होंने माप लिया कि ये कितनी है, अब उसको डिवाइड कर दिया। अब डिवाइड कर दिया तो इंडिविजुअल इस पर टैक्स लगा दिए। ठीक है, अब ये वाली चीज़ है। अब इसमें एक आता है वन कानून कि जब भाई इनके वनों, इनका तो वन ही घर था, जंगल ही इनका घर था, उस पर भी जब अंग्रेज़ों ने ऐसा करना शुरू कर दिया तो क्या चीज़ हुई, अब अंग्रेज़ों ने सारे जंगलों पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया था। जंगलों को राज्य की संपत्ति घोषित कर दिया था कि ये जो जंगल है ये भी राज्य की संपत्ति में ही आएंगे। लेकिन इनको क्या हुआ, इन्होंने आदिवासियों के रहने पर तो पाबंदी लगा दी, लेकिन उससे एक प्रॉब्लम हो गई। अब इनको जितना भी मजदूरी का काम चाहिए था वो कौन करे, तो इन्होंने उसके लिए क्या करा, छोटे छोटे ज़मीन के टुकड़े इनको दे दिए और इनको जंगल में रहने के लिए परमिशन भी दे दी, लेकिन उसके बदले तुम्हें मजदूरी के लिए हमारे यहाँ काम करना होगा। इसीलिए तभी ये उनको मंजूरी दी गई वहाँ रहने की और वहाँ ज़मीन के टुकड़ों पर काम करने की, खेती करने की भी छूट दी गई। लेकिन उसके लिए वन विभाग के लिए जो मजदूरी करनी होगी वो तुम्हें करनी होगी, उसमें लकड़ी ढोनी है या कुछ सामान इधर से उधर करना है, मतलब जो भी इनका था वो सब इन्होंने करना स्टार्ट किया। अब लोगों ने क्या किया, लोगों ने इसका विरोध किया, खुलेआम उसकी बगावत की भी करी। इसमें जो वन सत्याग्रह है, वन सत्याग्रह जो विरोध हुआ है वो इसी का एक परिणाम है कि इन्होंने इतना ज़्यादा ये चीज़ें कर ली थी। अब जो 18वीं सदी की अगर हम बात करते हैं, 18वीं सदी में भारतीय रेशम की यूरोप के बाज़ार में बहुत ज़्यादा डिमांड थी। भारतीय रेशम की यूरोप के बाज़ार में बहुत डिमांड थी, बहुत डिमांड थी। ठीक है, अब ये क्या करते थे, ये कोई भी चीज़ हो गई ये बहुत कम दाम पर उसको खरीदते थे और उससे 5 गुना 6 गुना रेट पर उसको आगे बेचते थे। तो इन्होंने क्या किया, 19वीं 20वीं सदी के दौरान जनजातीय समूहों ने बदलते कानून और अपने व्यवहार पर जो भी पाबंदियां लगाई हुई थी, नए कर जो लगाए हुए थे, व्यापारियों और महाजनों द्वारा जो शोषण किया जा रहा था उसके खिलाफ इन्होंने बहुत ही ज़्यादा बगावत करनी शुरू कर दी थी। ठीक है, ये एक तरीके से कहते हैं ना कि स्टार्टिंग हो गई थी, क्योंकि इन्होंने बहुत ही ज़्यादा एक दमनकारी नीति अपना ली थी और बहुत ही ज़्यादा दमन करना लोगों का शुरू कर दिया था। ठीक है, तो ये पोर्शन यहाँ पे आता है। अब जो हम बात करते हैं वो आती है यहाँ पर द रिवॉल्ट ऑफ 1857-58, द रिवॉल्ट ऑफ 1857 एंड 58। अब इन्होंने क्या क्या नीतियां लगाई और किस किस तरीके से लोगों ने फिर रिएक्ट करा, किस किस तरीके से यह आंदोलन शुरू हुआ, कैसे फिर अंग्रेज़ों ने इसका पलटवार किया, ये सारा कुछ आप इसमें समझेंगे। ठीक है, अंग्रेज़ों ने जो नीतियां लगाई थी वो लोगों के हित में नहीं थी। अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने इन चीज़ों का विरोध करना शुरू कर दिया। विरोध तो ये स्टार्ट हो गया। अब 18वीं सदी के एंड तक, अगर 18वीं सदी के मध्य तक की बात करते हैं, 18वीं सदी के मध्य तक राजाओं और नवाबों की जो ताकत थी वो छिनने लगी थी। उनकी जो सत्ता था, उनका जो सम्मान था, वो सब इन्होंने छीनना शुरू कर दिया था। इनकी सत्ता हो गई, सम्मान हो गया, वो सब खत्म होता जा रहा था। कुछ शासकों ने क्या करा, अपनी सम्मान के लिए, अपनी सत्ता के लिए इन्होंने कंपनी से बात भी करनी चाहिए, लेकिन इन्होंने उसकी बात नहीं मानी। उसमें कौन थी, झांसी की रानी, जिन्होंने कहा था कि मेरे पति की मृत्यु के बाद जो मेरा गोद लिया हुआ बेटा है, जो मेरा पुत्र है,
उसको राजा मान लिया जाए, लेकिन उन्होंने ये भी मना कर दिया। ऐसे ही एक और थे पेशवा बाजीराव द्वितीय के जो दत्तक पुत्र थे, द्वितीय के दत्तक पुत्र थे नाना साहेब। इनका भी क्या कहना था कि जो पेंशन मेरे पिता को मिलती थी वो पेंशन उनके बाद मुझे मिलनी शुरू करे, लेकिन इसमें क्या हुआ, उन्होंने इस तरीके की कोई भी बात मानने से साफ इनकार कर दिया। अगर हम बात करते हैं अवध की, अवध ये आखिरी रियासत थी जो कंपनी ने अपने कब्जे में ली थी, आखिरी रियासत थी जो कि कंपनी ने अपने कब्जे में ली थी। इन्होंने क्या करा कि मुगलों का शासन खत्म करने की भी पूरी तरीके से योजना बना ली। जो सिक्के थे जिन पे मुगलों की मोहर होती थी वो भी इन्होंने हटा दी वहाँ से। अब 1849 की बात करते हैं तो 1849 में क्या हुआ, लॉर्ड डलहौजी ने ऐलान किया कि बहादुर शाह जफर की जब मृत्यु हो जाएगी तो उसके परिवार को लाल किले से निकाल के दिल्ली में कहीं पर भी बसाया जाएगा। अब इसके साथ ही 1856 में जो गवर्नर जनरल जो था कैनिन, इसने ये फैसला किया कि जो बहादुर शाह जफर हैं वो मुगलों के आखिरी बादशाह होंगे। इसके बाद कोई भी मुगलों का वो नहीं कहलाया जाएगा, बादशाह नहीं कहलाया जाएगा, वो सिर्फ राजकुमार ही रहेगा। मतलब अगर बादशाह की बात करते हैं तो ये जो बहादुर शाह जफर थे ये आखिरी बादशाह होंगे। ये किसने फैसला लिया, ये जनरल कैनिंग ने फैसला लिया। और लॉर्ड डलहौजी ने क्या किया कि बहादुर शाह जफर की मृत्यु के बाद उसके परिवार को लाल किले से निकाल दिया जाएगा। अब इन्होंने क्या करा, किसानों पर बहुत ही ज़्यादा लगान लगा दिया था और सिपाहियों को भी इन्होंने क्या करा, सिपाहियों के लिए इन्होंने कहा कि आप समुद्र पार जाएंगे और वहाँ पर हमारे लिए लड़ाई करेंगे। तो इसका जो सिपाही थे उन्होंने इसका विरोध, जो भारत के सिपाही थे उन्होंने इसका विरोध करना शुरू कर दिया। ठीक है, अब इन्होंने सुधार के लिए भी कुछ चीज़ें करी, जैसे कि इन्होंने सती प्रथा पर रोक लगाई, विधवा विवाह को इन्होंने प्रोत्साहन दिया, और इन्होंने एक और चीज़ स्टार्ट करी कि अगर कोई भी व्यक्ति ईसाई धर्म को अपनाता है तो उसकी जितनी भी पुश्तों की ज़मीन है या उसके पुरखों की जो ज़मीन है उसका अधिकार उस ज़मीन पर पहले जैसा हो जाएगा। ये उन्होंने 3 चीज़ें यहाँ पर सुधार के लिए लगाई थी, जिसमें एक आता है आपका सती प्रथा, एक हो गया आपका विधवा विवाह और तीसरा हो गया आपका ईसाई धर्म, जिसमें इन्होंने ये कहा कि अगर कोई भी व्यक्ति ईसाई धर्म अपनाता है तो उसकी जो पुरखों की ज़मीन है उस पर उसका अधिकार पहले जैसा ही हो जाएगा। अब इसके बाद क्या हुआ, अब जो चीज़ें ये करते जा रहे हैं वो चीज़ें तो हर कोई नहीं मान रहा था ना, तो धीरे धीरे जो लोगों का गुस्सा था वो बढ़ता चला गया। ठीक है, अब सबको लगने लगा कि ये जो दुश्मन है ना ये एक ही है, ये सबका दुश्मन एक ही है। तो इन्होंने क्या करा, 1857 में जो विद्रोह शुरू हुआ उसके बाद कंपनी को लगने लगा कि जो उनका अस्तित्व है वो खतरे में है। और ये विद्रोह कहाँ से शुरू हुआ था, ये विद्रोह हुआ था मेरठ से शुरू। ठीक है, अब यहाँ पर बात करते हैं मेरठ से दिल्ली तक क्या क्या हुआ। मेरठ से दिल्ली तक, अगर हम मेरठ से दिल्ली तक की बात करते हैं तो 1857 में जो युवा सिपाही थे हमारे मंगल पांडे, उनको फांसी पर चढ़ा दिया गया। क्यों? क्योंकि जो बैरकपुर में उन्होंने अफसरों के ऊपर हमला कर दिया था, इस चीज़ के आरोप में उनको फांसी पर चढ़ा दिया गया। अब बात आती है कि कुछ दिन बाद सिपाहियों के साथ भी उन्होंने जो कुछ दिन, यहाँ तो ये चीज़ हो गई थी, उसके कुछ दिन बाद क्या हुआ, जितने भी सिपाही थे उन्होंने फौज के हथियारों के साथ अभ्यास करने से मना कर दिया। अब उन्होंने मना क्यों करा, क्योंकि उनको ये चीज़ पता चली कि ये जो हथियार है इनके ऊपर इन्होंने गाय और सूअर की चर्बी चढ़ाई हुई है।
इसके विरोध में अंग्रेजों ने क्या करा, इन सिपाहियों को नौकरी से निकाल दिया और इनको 10 साल की सजा दे दी। ठीक है, ये सब इन्होंने करना शुरू कर दिया। और बहुत से, अब इन्होंने क्या करा, मेरठ में ये वाली एक पोर्शन खत्म हो गई, उसके बाद मेरठ में जो और बाकी सिपाही थे उन्होंने क्या करा, उन्होंने जेल पर हमला बोल दिया, सारे हथियार जब्त कर लिए और अफसरों को मार भी दिया, अफसरों को मार दिया और युद्ध का ऐलान कर दिया। वो कहते हैं ना कि एक बगावत करके अब युद्ध का ऐलान कोई कर देता है, तो इस तरीके से उन्होंने युद्ध का ऐलान कर दिया। और वो क्या चाहते थे कि अंग्रेजों का शासनकाल खत्म होने के बाद बहादुर शाह जफर शासक बने। बहादुर शाह जफर ही उनके शासक बने। अब इन्होंने क्या करा, मेरठ से लेके दिल्ली तक रात ही में एक टोली इनकी दिल्ली पहुंच गई। बगावत करने के लिए इन्होंने क्या करा, अंग्रेज जितने भी अफसर थे उनको मार दिया, इमारतों में आग लगा दी और ये बहादुर शाह जफर के पास जबरदस्ती घुस गए और उसको अपना राजा घोषित कर दिया। ठीक है, इन्होंने बहादुर शाह जफर से मांग करी कि आप चिट्ठी लिखकर बाकी जितने भी शासक हैं उन सबको एक होने के लिए आप ये चिट्ठी लिखें। ठीक है, अब इन्होंने क्या करा, राज्यों का एक संघ बनाने का आह्वान किया और जिसके बहुत ही ज़्यादा गहरे परिणाम सामने आए। अब इसको क्या हुआ, अंग्रेजों को इसकी कोई भी ज़्यादा उम्मीद नहीं थी और ना ही उनको इसकी भनक लगी और धीरे धीरे ये जो बगावत थी ये फैलती चली गई और दिल्ली हो गया, दिल्ली से कानपुर, कानपुर से लखनऊ, यहाँ पर सब जगह बगावत फैल गई। अब इसमें जो बगावत में थे, बेगम हजरत महल हो गई, झांसी की रानी हो गई, तात्या टोपे हो गए, इन सब ने अंग्रेजों को भारी चुनौती दी। और जो राजगढ़ की रानी थी अवंतिका बाई लोधी ने 4000 सैनिकों की एक सेना तैयार करी और उसका खुद ही उन्होंने उसका नेतृत्व भी किया था। और इस तरीके से थे, बहुत सारे ऐसे मोर्चे थे जहां पर अंग्रेजों की हार हुई थी और लोगों के अंदर एक उत्साह बढ़ने लगा था कि हाँ भाई, अब ये हम विद्रोह कर रहे हैं, अब हमारा जो अस्तित्व है वो बचता जा रहा है और धीरे धीरे हम अपना जो चीज़ें थी वो खुद से फिर से हासिल करने जा रहे हैं। अब यहाँ पर ये सारी चीज़ें इनकी तरफ से पूरी हो गई थी। अब कंपनी ने इस चीज़ के लिए क्या पलटवार किया, कंपनी का पलटवार। अब कंपनी ने क्या क्या इसके लिए पलटवार किया, अंग्रेजों ने हिम्मत नहीं हारी। इन्होंने क्या करा, इन्होंने अपनी पूरी ताकत लगा दी और इस विद्रोह को कुचलने का इन्होंने फैसला कर लिया। इन्होंने इंग्लैंड से और भी ज़्यादा फौज मंगवाई, विद्रोहियों को इन्होंने सज़ा देनी शुरू कर दी, नए नए कानून इन्होंने बनाए और विद्रोह के मुख्य केंद्र, जो कि मुख्य केंद्र थे, उन पर धावा बोलना शुरू कर दिया। और 1857 में ही जो दिल्ली थी वो फिर से अंग्रेज़ों के कब्जे में आ गई, फिर से अंग्रेज़ों के कब्जे में दिल्ली आ गई। अब ये क्या हुआ, अब दिल्ली पर जो अंग्रेज़ों का कब्जा हो गया था, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं था कि विद्रोह खत्म हो गया। ठीक है, विद्रोह अभी भी जारी था, लोग अंग्रेज़ों को टक्कर लेते रहे थे। और मार्च 1858 की अगर हम बात करें तो लखनऊ भी अंग्रेज़ों के कब्जे में आ गया था। ठीक है, लक्ष्मीबाई की शिकस्त हुई थी, उन्हें मार दिया गया था। तो जब जैसे जैसे ये इनका जो पलटवार था होने लगा, तो जो लोगों में के अंदर एक उत्साह आया था, जो हिम्मत उनकी बंधी थी, वो क्या हुई थी, वो टूटने लगी थी। बहुत सारे लोगों ने विद्रोहियों का साथ भी छोड़ दिया था। तो अब उसके बाद हुआ, अंग्रेज़ों को लोगों का विश्वास जीतना था। उन्होंने विश्वास जीतने के लिए ये कहना शुरू कर दिया कि जो आपकी ज़मीन है उस पर आप ही का अधिकार रहेगा। ठीक है, अब विद्रोह के जब कुछ साल बाद हो, इन्होंने बहुत सारी नई पॉलिसीज़ निकाली। मतलब अब क्या कहा था इन्होंने कि ये विद्रोह दोबारा ना हो, ये वाली सिचुएशन दोबारा ना हो, इसके लिए इन्होंने बहुत सारे चेंजेस करने शुरू कर दिए। अब इन्होंने 1859 के एंड तक फिर से भारत पर अपना कब्जा बना लिया था। अब लेकिन इन्होंने कुछ चेंजेस कर दिए थे। अब वो चेंजेस इन्होंने क्या किए थे, इन्होंने क्या किया, जितने भी अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर आते थे, ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर जितने भी अधिकार आते थे, वो सब अब किस में आने लगे, वो ब्रिटिश साम्राज्य के अंदर आने लगे।
वो किस में हो गए, ब्रिटिश साम्राज्य। अब इन्होंने क्या हुआ, जितने भी डिसीजंस होंगे इंडिया के रिलेटेड, इंडिया से क्या करना है कैसे करना है, वो सारे डिसीजन पहले जो ईस्ट इंडिया कंपनी कर रही थी वो अब सब ब्रिटिश साम्राज्य करेगा, मतलब इंग्लैंड से डायरेक्ट ये सारी चीज़ें हो गई थी। अब देश के जितने भी शासक थे उनको ये भरोसा दिया गया कि कभी भी उनकी भू क्षेत्र पर कब्जा नहीं किया जाएगा। भरोसा दिया गया कि उनका जो भू क्षेत्र है या जो उनकी ज़मीन है उस पर कभी भी कब्जा नहीं किया जाएगा, कब्जा नहीं किया जाएगा। ठीक है। उसके बाद इन्होंने एक चीज़ और करी, इन्होंने जो अपनी सेना में जो पहले ये भारतीय सैनिकों को रखते थे उसका रेशियो इन्होंने कम कर दिया। ठीक है। अब ये भारतीयों की जगह इन्होंने क्या किया, इन्होंने यूरोप के सिपाहियों की संख्या बढ़ा दी। यूरोप के सिपाहियों की संख्या बढ़ा दी। ठीक है। अब इन्होंने एक और चीज करी, इनको ये लगा था कि ये जो सारा विद्रोह फैलाया है ये सारा विद्रोह मुसलमानों ने फैलाया है। ठीक है। तो इसके लिए इन्होंने जितनी भी मुसलमानों की ज़मीन थी, संपत्ति थी, उसको जब्त कर लिया। ज़मीन हो गई, संपत्ति हो गई, इसको इन्होंने जब्त कर लिया। अब इन्होंने एक और चीज़ कही कि ये भारत के लोगों का जो धर्म हो गया, जो रीति रिवाज हो गए, उसका सम्मान करेंगे, उसका सम्मान करेंगे। अब इन्होंने एक और चीज़ करी, भूस्वामी और जमींदारों की रक्षा करने तथा ज़मीन पर उनके अधिकारों को स्थायित्व देने की नीतियां भी इन्होंने बनाई। मतलब इन्होंने और भी ज़्यादा बहुत सारी चीज़ें इस तरीके की करनी शुरू करी जिससे कि ये जो इनका कब्जा है जो इन्होंने किया हुआ है ये ऐसा ही रहे और दोबारा लोग बगावत ना करें। इसके लिए इन्होंने ये सारे चेंजेस करने शुरू कर दिए। अब इसमें एक और चीज़ आती है, जैसे कि आजकल आप एग्जाम में देख भी रहे हैं कि आपके असर्शन और रीज़न वाले क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं। दो स्टेटमेंट्स आपकी आती हैं, दोनों स्टेटमेंट्स को लिंक करके आपको आंसर देना होता है कि ए वाला ऑप्शन सही है या बी वाला सही है, या ए जो है वो बी को पूरी तरीके से जस्टिफाई कर रहा है या नहीं कर रहा है, रीज़न जस्टिफाई कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। इस तरीके के क्वेश्चन बहुत पूछे जा रहे हैं। तो ये जो चैप्टर्स है ना, ये जो आप एक तरीके से स्टोरी फॉर्म में आप सुन रहे हैं, इसमें से इसी तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाने हैं आपके। इसलिए ये आपका पोर्शन समझना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आपको ये समझ में नहीं आया तो आप तुक्का लगा के कोई भी आंसर नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक भी करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें। आगे हम अपना ज्योग्राफी और पॉलिटी भी करने वाले हैं। एग्ज़ाम में अब आपका ज़्यादा दिन नहीं है, सिर्फ 15 डेज़ ही बाकी हैं। तो जितना हो सकता है उतना आप अपनी स्टडी पर फोकस करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उसके बाद हमारा ये जो पोर्शन है हिस्ट्री वाला, ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा। चलिए, थैंक यू सो मच।